नमस्कार। कभी सोचा है कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता होगा। मतलब सोचिए एक बहुत बड़ी एक कॉस्मिक लाइब्रेरी के बारे में, जहां हर एक क्रीचर की अपनी एक खास जगह, एक खास शेल्फ हो। है ना कमाल की बात। तो चलिए आज इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है कि नहीं? हमारे प्लैनेट पर लाखों करोड़ों स्पीशीज हैं, एकदम छोटे छोटे कीड़ों से लेके विशालकाय व्हेल तक। तो भाई इतनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, इतनी विविधता को हम समझते कैसे हैं? यहीं पर इसी सवाल का जवाब है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, उसका एक छोटा सा रोड मैप ये रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरी ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट की। फिर हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का ये सिस्टम आखिर है क्या। एक बहुत ही मज़ेदार केस स्टडी लेंगे ग्रे वुल्फ की, और आखिर में समझेंगे कि भाई ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे बढ़िया तरीका, जैसा मैंने कहा, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह सोचना है। मान लीजिए हर किताब एक स्पीशीज़ है, एक प्रजाति, और ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ना, ये उस लाइब्रेरी का कैटलॉग है जो हमें बताता है कि कौन सी किताब यानी कौन सा जीव ठीक किस शेल्फ पर रखा है। एक तरह से ये हर जीव का कॉस्मिक एड्रेस है, उसका ब्रह्मांडीय पता। और ये लाइब्रेरी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाइए। आज तक साइंटिस्ट्स ने 1.7 मिलियन यानी 17 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कई वैज्ञानिकों का तो मानना है कि अभी करोड़ों प्रजातियां खोजनी बाकी हैं। अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए कितना जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम चाहिए होगा ना। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकला कैसे। चलिए अब मिलते हैं उस सिस्टम से जिसने इस बायोलॉजिकल केओस में, इस जैविक अराजकता में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनाने की नींव रखी। तो ये जो लाइब्रेरी की रूल बुक है ना, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। ये वो साइंस है जो हमें सिखाता है कि जीवों को नाम कैसे देना है, उन्हें डिफाइन कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी, उन्हें उनकी मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ग्रुप्स में कैसे बांटना है। बेसिकली ये लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने का साइंस है। और इस पूरे सिस्टम के पीछे जो जीनियस माइंड था, वो थे 18वीं सदी के एक स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और उन्होंने अपने काम के बारे में जो कहा, वो उनके इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से बताता है। लिनियस का जो सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था, वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी दो नामों वाला सिस्टम। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पक्षी है रॉबिन। अब अमेरिका में रॉबिन अलग दिखता है, यूरोप में अलग, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। लेकिन जब हम उसका साइंटिफिक नाम लेते हैं, टर्डस माइग्रेटोरियस, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जानते हैं कि हम किस एग्जैक्ट पक्षी की बात कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट्स के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया। तो ठीक है, ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे एक फनल की तरह सोचिए। हम सबसे ऊपर, सबसे चौड़े हिस्से से शुरू करते हैं, जहां सबसे ज्यादा जीव आते हैं, और फिर हम धीरे धीरे नीचे संकरे हिस्से की तरफ जाते हैं, जहां ग्रुप्स छोटे और ज्यादा स्पेसिफिक होते जाते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक हम सिर्फ एक अकेली स्पीशीज तक नहीं पहुंच जाते। तो ये है वो 8 प्रमुख श्रेणियां, वो 8 रैंक्स। ये समझिए कि एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की की सीढ़ी है। सबसे ऊपर है डोमेन, जो लाइफ को उसके सबसे बेसिक लेवल पर बांटता है। और सबसे नीचे है स्पीशीज, जो सिर्फ एक तरह के जीव को दिखाती है। तो चलिए इस सीढ़ी से एक एक कदम नीचे उतरते हैं। अब ये सारे नाम, डोमेन, किंगडम, फाइलम, इन्हें लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? तो इसके लिए एक बहुत ही मजेदार मिनोमिक है, डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। इसमें हर शब्द का पहला लेटर एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। डियर से डोमेन, किंग से किंगडम, फिलिप से फाइलम, और ऐसे ही आगे। कितना आसान हो गया। चलिए अब थियोरी बहुत हो गई, इस पूरे सिस्टम को एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही जाना पहचाना जानवर लेते हैं, ग्रे वुल्फ, और देखते हैं कि इस हायरार्की का इस्तेमाल करके हम उसे कैसे ढूंढ निकालते हैं। तो ये रहा कैनिस लूपस यानी ग्रे वुल्फ का पूरा कॉस्मिक एड्रेस। देखिए ये कैसे काम करता है। हम शुरू करते हैं डोमेन यूकैरियन से, मतलब इसके सेल्स में न्यूक्लियस होता है। फिर आते हैं किंगडम एनिमेलिया पर, यानी ये मल्टीसेल्युलर है और दूसरे जीवों को खाता है। फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि इसकी एक रीढ़ की हड्डी होती है। क्लास मैमेलिया, गरम खून, शरीर पर बाल और अपने बच्चों को दूध पिलाता है। फिर आता है ऑर्डर कार्निवोरा,
मतलब ये मुख्य रूप से मांस खाता है। इससे और स्पेसिफिक ग्रुप है फैमिली कैनिडे यानी डॉग फैमिली। फिर और नीचे आते हैं जीनस कैनिस पर, जिसमें भेड़िए, कोयोटीज, जकाल ये सब आते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं बिल्कुल सटीक पते पर, स्पीशीज ल्यूपस यानी द ग्रेव वुल्फ। देखा आपने कैसे हम एक बहुत ही ब्रॉड ग्रुप से शुरू होकर एक सिंगल यूनिक प्रजाति तक पहुंच गए। यही तो है टैक्सोनॉमी का जादू। तो अब सवाल ये है कि ये सब करने का पॉइंट क्या है? क्या ये सिर्फ जानवरों और पौधों की एक लंबी सी लिस्ट बनाना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। असल दुनिया में इसका इम्पैक्ट जबरदस्त है, जैसे कि कॉन्जर्वेशन में यानी संरक्षण में। इसी से हमें पता चलता है कि कौन सी प्रजाति खतरे में है और उसे बचाने की जरूरत है। मेडिसिन के फील्ड में यह बीमारियों के सोर्स का पता लगाने और नई दवाइयां खोजने में मदद करता है। एग्रीकल्चर में कीटों और फसलों की बीमारियों को समझने में मदद मिलती है। और तो और ये हमें एवोल्यूशन यानी विकास के विशाल पेड़ पर हमारी जगह समझने में भी मदद करता है। ये दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है, जिससे सब मिलकर काम कर पाते हैं। और आखिर में एक सवाल, एक सोचने वाली बात। साइंस कभी एक जगह रुकता नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। आज हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी है। इससे हमें अलग अलग स्पीशीज के बीच ऐसे ऐसे रिश्ते पता चल रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो असली सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होती जाएगी, ये लाइब्रेरी ऑफ लाइफ, जीवन का ये महान पुस्तकालय भविष्य में कैसा दिखेगा? इसे कैसे दोबारा लिखा जाएगा? ये एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल है और इसका जवाब ही इस फील्ड को हमेशा जिंदा रखेगा।